Hello students, surface theory, differential geometry, video number 18, welcome all of you. Second fundamental form, video number 7. Vanishing of second fundamental coefficients L, M, N on a surface. If L, M, N vanish everywhere on a surface, then the surface is a part of plane. मैंने कि plane. तो एक important result है. यदि किसी सरफेस पर एल एम एन हर पॉइंट पर वेनिश कर जाता है तो वो सरफेस निश्चित रूप से प्लेन होगा या प्लेन का हिस्सा होगा. प्रूफ. वी नो दैट एल इक्वल टू माइनस एन वन एरो डॉट आर वन वेक्टर, एम इक्वल टू माइनस एन वन एरो डॉट आर टू वेक्टर इक्वल टू माइनस एन टू एरो डॉट आर वन वेक्टर, एन इक्वल टू माइनस एन टू एरो डॉट आर टू वेक्टर. ये रिजल्ट आप प्रूव कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में. गिवन एल एम एन इक्वल टू 0 एट ईच पॉइंट. एल की जगह ये रख दिया, एम के दो मान हैं, है ना, और इनका ये. अब इन चार रिजल्ट्स में से n1 वाले दो हैं, n2 वाले दो हैं, तो n1 वाले को एक साथ कर लिए, n2 वाले को एक साथ कर लिए. कहने की जरूरत नहीं थी, फिर भी यहाँ लिखा गया है, चर्चा किया गया है. सिंस r1 वेक्टर r2 वेक्टर आर टेंजेंट वेक्टर्स to the parametric curves, therefore r1 vector and r2 vector are non-zero vectors. अब जरा वन को देखिए, इस रिजल्ट को, ये वेक्टर नॉन जीरो है, तो अब संभावना क्या क्या बचा, या तो n1 जीरो हो जाए या तो n1 परपेंडिकुलर टू r1 हो जाए. ये लिखा गया है. n1 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और n1 इज परपेंडिकुलर टू r1 वेक्टर. वही चीज़ यहाँ है, n1 इक्वल टू जीरो वेक्टर और n1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r2 वेक्टर. अब इन दोनों को गौर से देखें, n1 इक्वल टू जीरो, n1 इक्वल टू जीरो, एक कॉमन कंडीशन है दोनों में ही. लेकिन इसमें क्या है, n1 इज परपेंडिकुलर टू r1 है, n1 इज परपेंडिकुलर टू r2 है. इसका मतलब n1 इज पैरेलल टू r1 क्रॉस r2 है. तो आपके पास विकल्प बच गया, n1 या तो जीरो वेक्टर हो या तो n1 r1 क्रॉस r2 के पैरेलल हो. अब r1 क्रॉस r2 अपान स्केलर h बराबर होता है n एरो. तो जो वेक्टर r1 क्रॉस r2 के पैरेलल होगा वो n के भी पैरेलल होगा. तो अब आपके पास पॉसिबिलिटीज बच गई, n1 एरो इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और n1 एरो इज पैरेलल टू वेक्टर n. अब इन दोनों में से कौन सही है, यही वाला सही है. क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर n एरो इज परपेंडिकुलर टू इट्स डेरिवेटिव वेक्टर n1 एरो. वी नो दैट एवरी वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू इट्स डेरिवेटिव वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होता है, इसलिए वो अपने किसी भी डेरिवेटिव वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. इट मीन्स दैट कैपिटल n एरो बीइंग अ यूनिट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू n1 एरो. तो ये जो पैरेलल होने का पॉसिबिलिटी है खारिज हो गया. तो आपके पास बचा n1 एरो इक्वल टू 0, यानी कि डेल n एरो अपॉन डेल u इक्वल टू 0. इसी प्रकार से अब नंबर 2 को जब लेके चलिएगा तो आपको मिल जाएगा n2 एरो इक्वल टू 0. ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे लॉजिक देते हुए. शुरू में थोड़ा सा लिख देने से समय बच जाता है, बिला वजह वीडियो साइज लंबी नहीं होने पाएगी. ये बस उसी के लिए ऐसा करते हैं. नेक्स्ट, फ्रॉम टू, बस ऐसे ही लिखते चलिए. r1 तो जीरो वेक्टर है नहीं, तो या तो n2 एरो जीरो वेक्टर हो या तो n2 एरो परपेंडिकुलर टू r1 हो. इसमें या तो n2 एरो जीरो वेक्टर हो या तो n2 एरो परपेंडिकुलर टू r2 हो. n2 एरो इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और n2 एरो इज परपेंडिकुलर टू r1 वेक्टर. एंड दूसरे वाले से n2 वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर और n2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r2 वेक्टर. This imply that n2 vector is equal to 0 vector or n2 vector is parallel to r1 vector cross r2 vector. Implies that n2 vector is equal to 0 vector or n2 vector is parallel to n vector. Implies that n2 arrow equal to 0 vector. यही पॉसिबिलिटी बस स्वीकार्य है, ये खारिज हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर होने के कारण ये अपने डेरिवेटिव वेक्टर के पैरेलल नहीं होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा. सिंस यूनिट वेक्टर कैपिटल N एरो is perpendicular
to its derivative vector into arrow, and this implies that del n arrow upon del v is equal to 0 vector number 4 from 3 and 4. Del capital N arrow upon del u equal to 0 vector. Del capital N arrow upon del v equal to 0 vector. It means that n is independent of u as well as n is independent of v. Implies that n arrow is independent of the parameters u and v. n पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? n क्या चीज़ है? n यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस है. n यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस है. ये पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है. किसी भी सरफेस पर जब पॉइंट, आप किसी पॉइंट पर हैं तो वहाँ पैरामीटर u v की कुछ वैल्यू होगी. जब पॉइंट बदलेंगे, यहाँ आ जाएंगे, तब यहाँ पे u और v की वैल्यू कुछ और हो जाएगी. अभी निष्कर्ष ये निकला कि u और v पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. यानी जो कैपिटल N एरो का मान यहाँ पर है वही कैपिटल N एरो का मान यहाँ पर है, वही कैपिटल N एरो का मान यहाँ पर है. इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल N एरो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, और आप कह रहे हो कि कैपिटल N एरो कांस्टेंट वेक्टर है. इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस सरफेस के हर पॉइंट पर एक ही है. ये संभव तभी होगा जब ये सरफेस प्लेन सरफेस हो. ये प्लेन सरफेस हो, यहाँ भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है. लेकिन अगर प्लेन नहीं है तो यहाँ ये है, तो यहाँ ऐसा हो गया, दिशा बदल गई ना. तो यहाँ पे लिखिए इम्प्लाइज दैट कैपिटल N एरो इज अ कांस्टेंट वेक्टर, It means that the unit normal vector at each point of the surface is same, and so the surface will be a plane, will be a part of plane. लिख दो जैसा लैंग्वेज स्टेटमेंट में लिखा है, will be a part of plane, that is a plane. ये हो गया, यही प्रूव करना था. सेम की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई. इस सेम न लिखो, अच्छा नहीं लग रहा ना. इट मीन्स दैट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस अच्छा नहीं लग रहा, सेंटेंस नहीं ठीक लग रहा, इसको हम मिटाएंगे. इट मीन्स दैट, इसको ऐसे हम लिखें तो ज़्यादा ठीक लगेगा. इट मीन्स दैट द नॉर्मल्स टू द सरफेस, हाँ नॉर्मल्स, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, ये भी है, ये भी है, ये भी है, टू द सरफेस आर पैरेलल. क्यों? क्योंकि कैपिटल N एरो कांस्टेंट वेक्टर है. कैपिटल N एरो का मतलब क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है. यानी नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स्ड है. अगर ये डायरेक्शन यही है तो यहाँ पर लोगे तो डायरेक्शन यही रहेगा, यहाँ पर डायरेक्शन यही रहेगा. सबके पैरेलल हो गए डायरेक्शन सेम होने से. आर पैरेलल एंड हेंस, हाँ ये सब नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल हो. ये संभव तभी है जब ये प्लेन हो. यहाँ तो यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर, यहाँ पर नॉर्मल, कहाँ पैरेलल है? एंड हेंस
द सरफेस इज अ पार्ट ऑफ प्लेन, इज अ पार्ट ऑफ प्लेन, ये ठीक लग रहा है, ऐसे लैंग्वेज लिखिए। फुटनोट लगाइए। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यदि n1 बराबर 0 वेक्टर हो और n2 वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि द सरफेस इज ए प्लेन, द सरफेस इज अ प्लेन, ये हमको ध्यान में रखना है। अब आइए एक आर्टिकल और पढ़ते हैं। नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच E अपॉन L इक्वल टू F अपॉन M इक्वल टू G अपॉन N। तो आप देखोगे कि वो सरफेस या तो स्फेयर होगा या तो प्लेन होगा। Nature of surface on which nature on surface on which E upon L is equal to F upon M is equal to EFG, G upon L M N, या L अपॉन E इक्वल टू M अपॉन F इक्वल टू N अपॉन G। A real surface on which या for which at which for which E upon L is equal to F upon M is equal to G upon N holds is either spherical or a plane, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड फुल स्टॉप। प्रूफ देखिए इसका। अगर आपको याद हो जिस सरफेस के जिस पॉइंट पर ये बराबर ये होता हो उस पॉइंट को अम्बलिक कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि स्फीयर का हर पॉइंट और प्लेन का हर पॉइंट अम्बलिक होता है। दो सरफेसेस ऐसे हैं जिसका हर पॉइंट अम्बलिक होता है। वो कौन कौन? स्फीयर और प्लेन। चलिए इसको देखो, थोड़ा सा प्रूफ इसका भारी है, आराम से करें। E upon L is equal to F upon M is equal to G upon N is equal to 1 upon lambda C implies that L equal to E lambda, M equal to F lambda, N equal to G lambda। पिछले वाले आर्टिकल में हम लोग लिखे थे कुछ रिजल्ट क्या लिखे थे कि L बराबर माइनस N1 एरो डॉट R1 वेक्टर, M इज इक्वल टू माइनस N1 एरो डॉट R2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस N2 एरो डॉट R1 वेक्टर, और N इज इक्वल टू माइनस N2 एरो डॉट R2 वेक्टर। तो इन्हीं का इस्तेमाल करें आप। इम्प्लाइज दैट L की वैल्यू लिखिए माइनस N1 एरो डॉट R1 वेक्टर इज इक्वल टू E लैम्डा, ऐसा ही फिर M के लिए 2 लिखना पड़ेगा ना, ये भी। तो यहाँ पे हम सेमी कोलन लगा दे। फिर इसके लिए दोनों लिखो माइनस N1 एरो डॉट R2 वेक्टर इज इक्वल टू F लैम्डा कामा माइनस N2 एरो डॉट R1 वेक्टर इज इक्वल टू अगेन F लैम्डा सेमी कोलन। फिर N लिखिए माइनस N2 एरो डॉट R2 वेक्टर इज इक्वल टू G लैम्डा।
और अब ई एफ जी की वैल्यूज हम लिखने जा रहे हैं। ई माने R1 डॉट R1, एफ माने R1 डॉट R2, जी माने R2 डॉट R2। इम्प्लाइज दैट, पहले तो एक साइड में कर लें सबको हमें से, N1 एरो डॉट R1 वेक्टर प्लस ई लेमडा इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, N1 एरो डॉट R2 वेक्टर प्लस एफ लेमडा इक्वल टू 0 कामा, N2 एरो डॉट R1 वेक्टर प्लस एफ लेमडा इक्वल टू 0 सेमीकोलन, N2 एरो डॉट R2 वेक्टर प्लस जी लेमडा इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है ना? अब ई एफ जी की वैल्यूज रखिए। इम्प्लाइज दैट N1 एरो डॉट R1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर डॉट R1 वेक्टर लेमडा। तो अब लेमडा ऐसे तो नहीं लिखा जाता ना, लेमडा हम बाईं तरफ लिख देना, यानी कि लेमडा बगल में R1 वेक्टर डॉट R1 वेक्टर इक्वल टू 0 सेमीकोलन, N1 एरो डॉट R2 वेक्टर प्लस लेमडा R1 डॉट R2 इक्वल टू 0 कामा, इसे देखें N2 एरो डॉट R1 वेक्टर प्लस लेमडा, एफ को हमको लिखना है R1 डॉट R2, तो अगर हम R2 डॉट R1 लिख दो तो क्या बुरा है क्या? नहीं, इक्वल्स टू 0 कामा, यहाँ सेमीकोलन जो भी कल है, N2 एरो डॉट R2 वेक्टर प्लस लेमडा, जी माने R2 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर इक्वल टू 0। दो हमने लिख दिया ब्लैक से, दो लिख दिया हमने ब्लू से। तो इन दोनों में N1 इन्वॉल्व है, इसमें N2 इन्वॉल्व है। इम्प्लाइज दैट N1 एरो प्लस लेमडा R1 वेक्टर दिस होल डॉट वेक्टर R1 इक्वल टू 0। देखो पहला ठीक है, ऐसे ही दूसरा लिखो, ब्रैकेट N1 एरो प्लस लेमडा R1 डॉट R2 वेक्टर इक्वल टू 0। अब ब्लू वाले देखें, N2 एरो प्लस लेमडा R2 डॉट R1 वेक्टर इक्वल टू 0, N2 एरो प्लस लेमडा R2 और डॉट R2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? चूंकि R1 R2 ये 0 वेक्टर होते नहीं, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? या तो ये ब्रैकेट 0 हो जाए या तो ये ब्रैकेट R1 के परपेंडिकुलर हो जाए। इम्प्लाइज दैट N1 एरो प्लस लेमडा R1 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और N एरो प्लस लेमडा R1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R1 वेक्टर। एंड अब आइए दूसरे पर, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया ना, ये N1 होगा, ये N1 होगा भैया, N1। फिर दूसरे वाले में आइए, N1 एरो प्लस लेमडा R1 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और N1 एरो प्लस लेमडा R1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R2 वेक्टर। अब ब्लू वाला देखिए, यहाँ हम सेमीकोलन लगा दे रहे हैं। N2 एरो प्लस लेमडा R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और N2 एरो प्लस लेमडा R2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R1 वेक्टर। फिर आइए इस पे चौथे वाले पे, N2 एरो प्लस
lambda r2 vector is equal to 0 vector or n2 arrow plus lambda r2 vector is perpendicular to r2 vector। इन चारों के लिए ही, चार क्यों, 1 2 3 4 और 4 4 8 के लिए यहाँ पे लास्ट में लिख दो, सिंस r1 वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, r2 वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर ड्यू टू बीइंग टेंजेंट वेक्टर्स टू u कर्व एंड v कर्व, पैरामेट्रिक कर्व्स। अब आप देखें, ये काला वाला देखें, ये कंडीशन तो कॉमन ही है और ये दोनों मिलके हो जाएगा, यही वेक्टर है दोनों, देखो यही परपेंडिकुलर टू r1, यही परपेंडिकुलर टू r2, इसका मतलब यही पैरेलल टू r1 क्रॉस r2, implies that n1 vector plus lambda r1 vector is equal to 0 vector or n1 arrow plus lambda r1 vector is parallel to r1 vector cross r2 vector। ठीक, इसी प्रकार से नीला वाला लिख दें, n2 arrow plus lambda r2 vector is equal to 0 vector or n2 arrow plus lambda r2 vector is parallel to r1 vector cross r2 vector। अब जो r1 क्रॉस r2 के पैरेलल है वो n के भी पैरेलल होगा। अब हमारे पास निष्कर्ष ये रहा, n1 arrow plus lambda r1 vector is equal to 0 vector और n1 arrow plus lambda r1 vector is parallel to vector n। इसकी नंबरिंग कर दिया जाए, नंबर कोई डाले थे अभी तक नहीं ना, तो 1 डाल दें। और ब्लू वाला देखें, n2 arrow plus lambda r2 vector is equal to 0 vector और n2 arrow plus lambda r2 vector is parallel to vector n। ये रहा नंबर 2। Now n arrow dot n1 arrow plus lambda r1 vector is equal to क्या होगा, इसी में हम n से डॉट कर रहे हैं, तो ये हो गया n arrow dot n1 arrow plus lambda n arrow dot r1 vector is equal to n arrow dot n1 arrow plus 0। ये आपको मालूम होना चाहिए, n डॉट r1 0, n डॉट r2 0, हमेशा एकदम याद रखिए। क्या ये भी 0 होगा, है ना, कारण सिंस n arrow is perpendicular to its derivative vector। अब बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, क्या बार बार लंबा लंबा हम लिखें सब, एवरी यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इट्स डेरिवेटिव वेक्टर, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल नहीं होगा। दिस implies that n1 arrow plus lambda r2 vector is perpendicular to n arrow। नंबर 3, तो नंबर 1 में या तो ये 0 होगा या तो ये n के पैरेलल होगा, क्योंकि ये n के परपेंडिकुलर है इसलिए ये संभावना खारिज हो गया, तो नंबर 1 से आपको ये मिलेगा। फ्रॉम 1 and 3, यहीं पर निष्कर्ष लेना पहले, फ्रॉम 1 and 3 n1 arrow plus lambda r1 vector is equal to 0 vector, इसकी नंबरिंग कर दिया जाए 4। अब यही क्रिया करना है इसके साथ, नीले वाले के साथ, मैं उधर कर दे रहा हूं।
सिमिलरली n एरो डॉट ब्रैकेट n2 एरो प्लस लेमडा r2 वेक्टर, ये वाला इज इक्वल टू n एरो डॉट n2 एरो प्लस लेमडा n एरो डॉट r2 वेक्टर इज इक्वल टू n एरो डॉट n2 एरो प्लस 0, और ये भी 0 होगा क्योंकि n यूनिट वेक्टर है, वो अपने डेरिवेटिव वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो ये बराबर हो गया 0। कारण लिखिए सिंस वेक्टर n एरो इज परपेंडिकुलर टू इट्स डेरिवेटिव वेक्टर, implies that n2 arrow plus lambda r2 vector is perpendicular to n arrow, number 5। तो नीले वाले पे दो पॉसिबिलिटीज था कि या तो ये 0 हो या तो इसके पैरेलल हो। ये इसके पैरेलल हो नहीं सकता क्योंकि वाकई में ये इसके परपेंडिकुलर होता है, तो यही पॉसिबिलिटी बस बची। फ्रॉम 2 and 5, फ्रॉम 2 and 5 n2 एरो प्लस लेमडा r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, नंबर 6। यहां तक बात समझ में आ गई आपके? From 4 and 6, n1 arrow is equal to minus lambda r1 vector, comma n2 arrow is equal to minus lambda r2 vector. Differentiating these by v and u respectively, इसे v से इसे u से respectively, we get del n1 arrow upon del v is equal to minus del upon del v of lambda r1 vector, comma del upon del u n2 vector is equal to minus del upon del u ब्रैकेट में lambda r2 vector। implies that ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा n21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लेमडा r21 वेक्टर प्लस लेमडा 2 r1 वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? n12 एरो इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में लेमडा r12 और प्लस लेमडा 1 r2 वेक्टर। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा 2 r1 वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा 1 r2 वेक्टर, नंबर 7। कारण लिखना चाहे लिखना, सिंस n12 एरो इज इक्वल टू n21 एरो बाय द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड r21 वेक्टर इज इक्वल टू r12 वेक्टर। ये रहा।
From 7 it is clear that from 7 it is clear that vector r1 is parallel to vector r2 or lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to 0। जैसे कि lambda 2 को इधर कर दिए तो r1 is a scalar multiple of r2 means r1 and r2 are collinear or parallel। ऐसे lambda 1 को इधर कर दीजिए, यानी कि r1 is parallel to r2, r2 is parallel to r1, कुछ भी कहिए, या तो ऐसा होगा और या तो lambda 1 भी 0 हो, lambda 2 भी 0 हो, ये दोनों स्केलर कोफिशिएंट 0 हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दोनों 0 नहीं है, एक ही 0 है। माना lambda 1 0 है, lambda 2 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? lambda 2 0 नहीं है तो हो जाएगा lambda 2 r2 इक्वल टू lambda 1 0 है तो ये हो गया वेक्टर 0। चूँकि r2 वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर होता है इसलिए lambda 2 बराबर 0 आ गया, तो इसका कंट्रडिक्शन आ गया। इसी प्रकार से अदल बदल करोगे तो फिर कंट्रडिक्शन मिलेगा। तो ये नहीं हो सकता है कि lambda 1 lambda 2 दोनों स्केलर में से कोई एक 0, या तो दोनों ही नॉन जीरो होंगे और तब r1 r2 पैरेलल होगा, और या तो दोनों ही 0 होंगे। बट ये भी संभावना खारिज होने जा रही है। भाई आप u कर्व ऐसे ऐसे ले लिए, v कर्व ऐसे ऐसे मान लो ले लिए, तो अब इस पॉइंट पर u कर्व का टेंजेंट v कर्व का टेंजेंट पैरेलल है क्या? कभी नहीं पैरेलल होगा, कभी पैरेलल नहीं होगा। बट r1 vector and r2 vector cannot be parallel, cannot be parallel because these are tangents to parametric curves, parametric curves at a point, एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर, ये नहीं कि ये कहीं है कहीं, तो ये कभी पैरेलल नहीं होंगे। तो अब संभावना क्या बची? thus we have only the possibility, thus we have the only possibility that lambda equal to 0, lambda 1 equal to 0 and lambda 2 equal to 0। यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। लैम्डा था कि lambda 1 lambda 2 था? नहीं, यहाँ पे lambda था। lambda 1 lambda 2 तो ये डेरिवेटिव्स हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं। दैट इज lambda 1 माने डेल lambda अपॉन डेल u इक्वल्स टू 0, lambda 2 माने डेल lambda अपॉन डेल v इज इक्वल टू 0, implies that lambda is independent of the parameters u and v। that is lambda is constant on the whole surface, तब इसकी दो स्थितियां होंगी, lambda 0 है या lambda नॉन जीरो है। एक स्थिति में सरफेस स्फेरिकल होगा और दूसरी स्थिति में सरफेस प्लेन होगा। तो पहले हम विचार करेंगे व्हेन lambda नॉट इक्वल टू 0, व्हेन lambda नॉट इक्वल टू 0। कहीं लिखा होगा, हम नंबर सब मिटा दिए हैं। n1 एरो इज इक्वल टू माइनस lambda r1 वेक्टर। दिस implies that r1 वेक्टर इज इक्वल टू -1 upon lambda n1 एरो। इंटीग्रेटिंग वी गेट
integrating we get vector r is equal to -1 by lambda capital N arrow and प्लस कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर को इंटीग्रेट किए है ना, implies that vector r minus vector r naught whole square is equal to 1 by lambda n arrow whole square, 1 by lambda square is equal to 1 by lambda square n arrow square माने n arrow डॉट n arrow यूनिट वेक्टर है बेटा, तो इसका डॉट इसी के साथ 1 आएगा, तो ये बराबर हो गया 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, implies that mod वेक्टर r माइनस वेक्टर r नॉट होल स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर मॉड वेक्टर r माइनस वेक्टर r नॉट इज इक्वल टू स्केलर 1 बाई लैम्डा। ये स्फीयर का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर r नॉट है, जिसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर r नॉट है, जिसका रेडियस 1 बाई लैम्डा है, विच रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर, विच रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर, यानी कि जो सरफेस है वो स्फेरिकल है। वेल लैम्डा इक्वल्स टू 0, when lambda equals to 0, तो n1 एरो ये 0 हो जाएगा। ऐसा ही एक रिलेशन n2 के लिए भी है, n1 एरो भी 0 हो गया, n2 एरो भी 0 हो गया, और पिछले हम लोग आर्टिकल में भी पढ़े थे कि अगर n1 0 वेक्टर हो, n2 0 वेक्टर हो तो सरफेस कैसा होगा, प्लेन। This implies that the surface is a part of plane, या the surface is a plane, the surface is a plane। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ सरफेस थियरी, गॉस इक्वेशंस, गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, मेनार्डी कोडाजी इक्वेशंस। उसके बाद इस प्लेलिस्ट को यहीं पे हम रोकेंगे, चूँकि सरफेस थ्योरी बेटा बहुत बड़ा होता है, इसलिए एक ही प्लेलिस्ट में अगर हम सारा समेटेंगे तो 100 से ऊपर हो सकता है वीडियोस हो जाए, जो कि मुनासिब नहीं। इसलिए हम प्लेलिस्ट को 5 भागों में बांटेंगे, ऐसा इरादा हमने कर लिया है। प्लेलिस्ट को हम 5 भागों में बांटेंगे। पहली प्लेलिस्ट चल रही है सरफेस थियरी, ये चल रहा है। नंबर 2 दूसरी प्लेलिस्ट डायरेक्शन कोफिशिएंट्स एंड कॉन्जुगेट डायरेक्शंस, डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स एंड कॉन्जुगेट डायरेक्शंस। ये एक प्लेलिस्ट अलग कर दे रहे हैं। नंबर 3 तीसरा प्लेलिस्ट होगा लाइंस ऑफ कर्वेचर, लाइंस ऑफ कर्वेचर। और चौथी प्लेलिस्ट हम बनाएंगे एसिम्प्टोटिक लाइंस, एसिम्प्टोटिक लाइंस। और 5वीं प्लेलिस्ट होगी जियोडेसिक्स की, जियोडेसिक्स। ठीक, मेरी प्लानिंग समझ में आ गई। बहरहाल अगले वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ सरफेस थ्योरी की बातचीत हम करेंगे। थैंक यू।